हेलो डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका स्टडी क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे तथा अपने घरों में सेफ से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लवण, जिसमें आज हम लवण के बारे में जानेंगे, उसका विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि लवण किसे कहते हैं। देखिए, लवण एक रासायनिक यौगिक है जो किसी अम्ल के हाइड्रोजन को धातु द्वारा विस्थापित करने से बनता है। तो लवण क्या है? हमारे एक प्रकार का रासायनिक यौगिक है। रासायनिक यौगिक यानी इसका निर्माण हम रासायनिक विधि द्वारा करते हैं, जो किसी अम्ल के हाइड्रोजन के, कोई भी अम्ल हो गया, HCl, HNO3, नाइट्रिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, H2SO4, उसका जो हाइड्रोजन जो होता है ना, H2SO4 में हाइड्रोजन आ गया, HNO3 इसमें भी हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को किसी भी धातु द्वारा, किस द्वारा? धातु द्वारा विस्थापित कर देता है। विस्थापित करने से जो हमारा पदार्थ बनता है उसे हम लवण कहते हैं। लवण को आप घर में भी देखे होंगे। NaCl, नमक भी हमारा क्या होता है? यह भी हमारा एक प्रकार का लवण ही होता है। ऐसे हमारे बहुत से लवण होते हैं, परंतु आपको अगर घर में अगर आप लवण को देखना चाहें तो आप नमक को देख सकते हैं, वो हमारा एक प्रकार का लवण होता है। जैसे हो गया हमारा H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया हमने, और जिंक, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक धातु होगा, धातु द्वारा हाइड्रोजन का विस्थापन। तो क्या बना हमारा? ZSNO4 और H जो कि हाइड्रोजन गैस हो गया, जो कि ऊपर की ओर मैंने यहाँ पर डिनोट कर रखा है, तो गैस हमेशा ऊपर की ओर जाता है। यहाँ पर हमने क्या देखा? अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन। H2SO4 है हमारा अम्ल, यहाँ से हमने क्या देखा? हाइड्रोजन का ये हमारा विस्थापित हो गया और यहाँ पर अलग हो गया, और SO4 Zn से अभिक्रिया कर ZnSO4 बना दिया। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार अम्ल के हाइड्रोजन धातु द्वारा विस्थापित हो जाते हैं और हमारे लवण का निर्माण होता है। तो ZnSO4 जो बना, जिंक सल्फेट, ये हमारा एक प्रकार का लवण होता है। सेकेंड एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले लीजिए, ये भी एक हमारा धातु हो गया। HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अगर हमने इसकी अभिक्रिया कराई तो क्या बना हमारा? MgCl2 और हाइड्रोजन गैस। तो MgCl2 क्या हो गया? हमारा लवण हो गया, और हाइड्रोजन गैस अम्ल से अलग होकर गैस के रूप में मुक्त हो गया। अगर स्टूडेंट आपको ये जो मैंने अभी ये रासायनिक अभिक्रिया बताई, अगर आपको रासायनिक अभिक्रिया बनाने में किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है, उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट पढ़ना होगा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। हमने उसका वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में डालकर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का सभी वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद आपको रासायनिक समीकरण बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, तथा आपको समझ में भी आ जाएगा कि MgCl2 क्यों बना, MgH क्यों नहीं बना। आपके मन में भी क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे, चैप्टर 1 के सारे क्लास को कर लेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि MgCl2 ही क्यों बना। या अगर हमें लवण का ये डिफिनेशन नहीं समझ में आया तो लवण का दूसरा डिफिनेशन भी हम लिख सकते हैं। आप इसे भी लिखिए या इसे भी लिखिए, दोनों सही होता है। इसका दूसरा डिफिनेशन हो गया हमारा, अम्ल जब कोई भी अम्ल हो गया भस्म से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। कोई भी अम्ल हो गया हमारा जब किसी भस्म से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। आइए जान लेते हैं कैसे करता है ये लवण और जल का निर्माण। जैसे ये हो गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा हो गया अम्ल, ये हो गया हमारा भस्म। हमने इन दोनों की अभिक्रिया कराई तो क्या बना हमारा? KCl और H2O जल। KCl क्या है? हमारा लवण। तो अभी हमने पढ़ा अम्ल और भस्म की अभिक्रिया कराने पर लवण और जल बनता है। यह देखिए, यह निश्चित होता है। आप किसी भी अम्ल की अभिक्रिया किसी भी भस्म से करा दीजिए, लवण और जल हमारा जरूर बनता है। जल तो हमारा जरूर बनता है। लवण में अगर जो आप पदार्थ लियोगे उसी के अनुसार लवण भी बनता है। सेकेंड ले लीजिए आप CO, कॉपर ऑक्साइड, जो कि एक भस्म होता है, और H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। आप अम्ल को यहाँ रखिए या यहाँ रखिए, आप पहले भी रख सकते हैं या बाद में भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको अम्ल को पहले ही रखना है, आप उसे कहीं पर भी रख सकते हैं। क्या बना हमारा? CuSO4, कॉपर सल्फेट, जो कि एक लवण है, और H2O
जल बन गया। तो लवण के मैंने 2 डिफिनेशन बताया, आप दोनों में से किसी एक को भी लिख सकते हैं, दोनों सही होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्य लवण बनाने की विधियाँ। लवण बनाने की कौन कौन सी विधियाँ होती है, आइए जान लेते हैं जिस प्रकार हम लवण को बना सकते हैं। देखिए, सामान्य लवण बनाने की निम्नलिखित विधियाँ होती है जो इस प्रकार है। सामान्य लवण बनाने की कितनी विधियाँ, अनेक विधियाँ हैं, जिसमें से कुछ विधियों को हमने आपको बताया है। इसका पहला विधि हो गया हमारा, धातु तथा अधातु को गर्म करने पर लवण बनता है। कोई भी आप धातु ले लीजिए या और अधातु ले लीजिए, दोनों को क्या कीजिए आप एक साथ गर्म कीजिए, तो आप देखेंगे कि कुछ हमारा नया पदार्थ बनता है, और जो हमारा नया पदार्थ बनता है वो हमारा लवण होता है। जैसे में सोडियम क्या है, हमारा सोडियम धातु है। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन हमारा अधातु है। क्या बन गया हमारा NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कि एक प्रकार का हमारा लवण होता है, जिसे हम नमक भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे Na ही क्यों धातु है, Na अधातु क्यों नहीं है, Cl क्यों अधातु है, Cl धातु क्यों नहीं है। तो इसकी कक्षा आप करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 में, जिसमें बताया गया है धातु, अधातु और उपधातु के बारे में। अगर आप उस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपको धातु और अधातु पहचानने में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब हम उस चैप्टर 3 का जब हम क्लास लेकर आएँ तो आपके पास हमारे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे ज्वाइन करके धातु अधातु को अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया हमारा फेरस, जो कि लोहा एक धातु है। क्लोरीन जो कि एक अधातु है, मिलकर क्या बना हमारा फेरिक क्लोराइड, जो कि हमारे एक प्रकार का लवण होता है। आई होप आपको यह विधि समझ में आ गई होगी। आइए अब हम चलते और भी विधि को जानते हैं जिसके द्वारा हम लवण का निर्माण कर सकते हैं। इसका सेकंड विधि हो गया हमारा धातु के ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड मीन्स अम्ल से अभिक्रिया करके लवण प्रदान करता है। धातु का ऑक्साइड यानी कहने का क्या मतलब हो गया, एक धातु हो और उसमें ऑक्सीजन हो, यानी कि जब कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो धातु का ऑक्साइड बनाता है। कोई भी आप धातु ले लीजिए, उसमें आप ऑक्सीजन जोड़ दीजिए तो वो बन जाएगा हमारा धातु का ऑक्साइड। और हाइड्रोक्साइड का क्या मतलब हो गया, कोई धातु के साथ अगर OH लगा हो तो समझ जाइए वो धातु का हाइड्रोक्साइड होगा। ये हमेशा कोर्ट में आपको दिखेगा। अगर किसी भी धातु के साथ अगर हम OH लगा देंगे तो वो उस धातु का हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। कोई भी ऑक्साइड ले लीजिए या हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, इससे क्रिया आप किससे करा दीजिए, अम्ल से करा दीजिए, तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको लवण प्राप्त हो जाएगा। इस विधि द्वारा भी हम लवण का निर्माण कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे में ZnO, ये जिंक क्या हो गया हमारा धातु हो गया, और इसके साथ क्या लगा है हमारा, ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, क्या बन गया हमारा जिंक ऑक्साइड, यानी कि धातु का ऑक्साइड। HCl अम्ल से अभिक्रिया करा, क्या बन गया ZnCl2 जिंक क्लोराइड, क्या बना हमारा ZnCl2 जिंक क्लोराइड, जो कि एक प्रकार का लवण, और H2 जल हमें प्राप्त हो गया। चलिए ये तो हो गया हमारा धातु का ऑक्साइड। अब जान लेते हैं धातु के हाइड्रोक्साइड से कैसे हम लवण की प्राप्ति कर सकते हैं। H2SO4 अम्ल हो गया, ZnOH ट्वाइस धातु का हाइड्रोक्साइड हो गया क्योंकि यहाँ पर OH लगा हुआ है। अम्ल को जैसा कि मैंने बताया आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, आप कहीं भी अम्ल को रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पहले नंबर पे ही अम्ल को रखना है, आप कहीं पर भी अम्ल को रख सकते हैं, परंतु अभिक्रिया के बाईं ओर ही रखना है। ऐसा नहीं कि दाईं ओर भी रख देंगे और अभिक्रिया करा देंगे, इतना भी नहीं, आप बाईं ओर ही रखिए, एक पे रखिए, दो पे रखिए, कहीं पर रखिए, परंतु आपको अम्ल लेना है। क्या बना हमारा जिंक सल्फेट लवण और जल की हमें प्राप्ति हो गई। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार हम लवण का निर्माण कर सकते हैं। लवण का निर्माण में तीसरा नंबर का विधि है हमारा धातु के ऑक्साइड और अधातु के ऑक्साइड अभिक्रिया करता है तो लवण प्राप्त होता है। तो आइए अब हम जान लेते हैं धातु के ऑक्साइड क्या होता है। धातु का ऑक्साइड यानी कि धातु हो और ऑक्सीजन हो, तो वो हो गया हमारा धातु का ऑक्साइड। और अधातु का ऑक्साइड अधातु हो और ऑक्सीजन हो। एक ये भी होता है रेड, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा, अच्छे से समझ लीजिए। अधातु के ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, अधातु के ऑक्साइड को हम अम्ल बोलते हैं और धातु के ऑक्साइड को हम भस्म बोलते हैं। तो अभी हमने पढ़ा अम्ल और भस्म मिलकर क्या बनाता है, लवण बनाता है। तो आप यहाँ पे अम्ल या भस्म लिखिए या धातु का ऑक्साइड और अधातु का ऑक्साइड लिखिए, दोनों का अर्थ एक ही होता है।
परंतु इसमें थोड़ी सी भिन्नता होती है कि हम अम्ल में अम्ल का प्रयोग करते हैं। इसमें धातु का ऑक्साइड है तो धातु और ऑक्सीजन को जोड़कर धातु का ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पर है N2, नाइट्रोजन क्या हो गया हमारा धातु और ऑक्सीजन हो गया इसका ऑक्साइड, और SO3 सल्फर हो गया अधातु और इसका ऑक्साइड। जब इन दोनों ने अभिक्रिया करा तो बना N2SO4। तो ये क्या बन गया हमारा लवण। उसी प्रकार यहाँ पे देख लीजिए कैल्शियम क्या हमारा धातु है, O लगाया तो इसका क्या हो गया धातु का ऑक्साइड। कार्बन हमारा अधातु है, O लगा तो बन गया अधातु का ऑक्साइड। इन दोनों ने अभिक्रिया करके बनाया CaCO3 जो कि हमारा एक प्रकार का लवण होता है। अगला हमारा लवण बनाने का तरीका हो गया, धातु के कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके लवण देता है। अब धातु का कार्बोनेट का कहने का क्या मतलब हो गया, कार्बोनेट मतलब हो जाएगा CO3, धातु होगा और कार्बोनेट यानी CO3 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा धातु का कार्बोनेट। कोई भी धातु का कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है। जैसे Na2CO3, Na क्या है हमारा सोडियम धातु है और CO3 हमारा कार्बोनेट हो गया धातु का कार्बोनेट। ये हो गया हमारा H2SO4 अम्ल, इससे अभिक्रिया करो तो क्या बना Na2SO4 जो कि है हमारा लवण, और ये बना जल और ये बना कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि ऊपर की ओर मुक्त हो गया। लवण तो इसमें बनेगा, लवण तो इसमें जरूर बनेगा, चाहे इसके अलावा जल बने, कार्बन डाइऑक्साइड बने या कुछ भी बने अथवा ना भी बने, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो मतलब है बस लवण के निर्माण का, जो कि हमने लवण का निर्माण यहाँ पे कर दिया। सेकंड एग्जाम्पल ले लीजिए आप, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर क्या है, कैल्शियम हमारा क्या है, कैल्शियम हमारा हो गया धातु, कार्बोनेट हो गया कार्बोनेट, तो ये हो गया धातु का कार्बोनेट। HCl अम्ल हो गया, इन दोनों की अभिक्रिया हमने कराई तो क्या बना CaCl2, कैल्शियम क्लोरीन जल और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो गया। हमें क्या प्राप्त होगा CaCl2, हमें लवण की प्राप्ति हो गई। आई होप फ्रेंड आपको हमारे द्वारा बताया गया लवण का निर्माण अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, जिससे हमें पता चलेगा कि आपको हमारा वीडियो कितना पसंद आ रहा है तथा कितने अच्छे से समझ में आ रहा है। तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट है हमारा 5वां नंबर, धातु के बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाता है। तो कार्बोनेट तो हमने जान लिया, अब बाइकार्बोनेट क्या होता है। देखिए बाइकार्बोनेट कुछ नहीं होता है, कार्बोनेट में क्या होता है CO3 और बाइकार्बोनेट में होता है HCO3। बस CO3 के अगर पीछे H लगा है और पीछे कोई भी धातु है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, कोई भी धातु है, यहाँ पर ये हो जाएगा कोई भी धातु है, तो ये हो जाएगा हमारा धातु का बाइकार्बोनेट। अगर हम H को हटा दें, अगर हम H को यहाँ से हटा दें, H को हम ऐसे हटा दें तो क्या बन गया हमारा सोडियम कार्बोनेट NaCO3। अगर हम H को ला दें, ज़्यादा हो गया, अगर हम H को यहाँ पर ला दें तो बन गया हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि धातु का बाइकार्बोनेट हो गया। इसकी अभिक्रिया हमने क्या करा दी, ये हो गया हमारा धातु का बाइकार्बोनेट। इसकी अभिक्रिया करा दी हमने अम्ल से, क्या बन गया हमारा NaCl लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हमें प्राप्ति हो गई। इस प्रकार भी हम लवण का निर्माण कर सकते हैं। तो हमारे लवण निर्माण का अगला विधि हो गया, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है। कोई भी धातु हो गया, कोई भी धातु ले लीजिए आप, जिंक जैसे कैल्शियम सोडियम कोई भी धातु ले लीजिए और उसकी अभिक्रिया आप अम्ल से करा दीजिए तो क्या बनेगा हमारा लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाता है। आई होप फ्रेंड आपको अलग अलग तरीके से लवण निर्माण करने की विधियाँ समझ में आ गई होंगी। अब हम आते हैं आगे की ओर और जानते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अम्लीय लवण किसे कहते हैं। अभी तो हमने लवण के बारे में पढ़ा, अब हम जानेंगे अम्लीय लवण किसे कहते हैं। तो वैसा लवण, यहाँ पे गलती से हो गया, अम्लीय लवण ये था, वैसा लवण जो हाइड्रोजन के आंशिक विस्थापन द्वारा प्राप्त होता है उसे अम्लीय लवण कहते हैं। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का आंशिक विस्थापन होता है, यानी कि आंशिक रूप से हाइड्रोजन वहाँ से विस्थापित हो जाता है, पूर्ण रूप से विस्थापित नहीं होता है। जैसे फॉर द एग्जांपल ले लीजिए आप, NaOH हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये हो गया H3PO4, ये हो गया हमारा अम्ल। जब हमने इस भस्म और अम्ल की अभिक्रिया कराई तो क्या बना हमारा NaH2PO4, यहाँ पर PO4 है, NaH2PO4, और क्या बना हमारा जल, जैसा कि हमने पढ़ा
भस्म और अम्ल अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो लवण तो हमारा बन गया और जल भी बन गया। अब आप सोच रहे होंगे हाइड्रोजन का आंशिक विस्थापन कैसे हुआ, तो आप गौर से देखिए, यहाँ पर हमारा क्या है H3PO4। PO4 के पास हम PO4 के साथ कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। परंतु आप इसमें देखिए, प्रतिफल में देखिए Na2PO4, PO4 के साथ कितना हाइड्रोजन आ गया, 2 हाइड्रोजन। आंशिक विस्थापन मतलब क्या, 3 था उसमें से एक ही गया, 2 चला जाता तो अच्छे से विस्थापन हो जाता और तीनों आ जाता तो पूर्ण रूप से विस्थापन होता। परंतु यहाँ पर एक ही हटा हाइड्रोजन, 2 हमारा जैसा था वैसा हमें मिल गया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन का आंशिक विस्थापन हुआ। अगर आपको कहीं दिखे हाइड्रोजन का आंशिक विस्थापन हो तो वो हो जाएगा हमारा अम्लीय लवण। सेकंड है हमारा भास्मिक लवण किसे कहते हैं। अम्लीय और भास्मिक को समझने का एक और तरीका है, इसमें भी विस्थापन होता है परंतु इसमें क्या होता है, इसमें OH का विस्थापन होता है और अम्लीय में क्या होता है, हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। पहले की क्लास में भी हमने पढ़ा होगा कि अम्ल को H+ आयन देता है अम्ल में और हाइड्रोजन में OH- आयन देता है। इसके द्वारा भी हम समझ सकते हैं अम्लीय लवण में हाइड्रोजन का विस्थापन क्यों करा और भास्मिक लवण में हाइड्रोक्साइड का विस्थापन क्यों किया। तो आइए अब हम इसका डिफिनेशन भी समझते हैं। आई होप अभी मैंने जो आपको समझाया उससे आपको इसका डिफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आगे क्लियर हो गया, आपको लग रहा होगा कि आगे क्या है। फिर भी आइए इसका डिफिनेशन को भी अच्छे से पढ़कर समझ लेते हैं। वैसा लवण जो भस्म के आंशिक विस्थापन द्वारा प्राप्त होता है उसे भास्मिक लवण कहा जाता है। पिछले में मैंने क्या बताया, अम्लीय में अम्ल के, इसमें भस्म के, तो भस्म में क्या हो जाएगा हमारा OH। अम्ल में क्या था हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं या OH भी बोल सकते हैं। तो एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं PbOH का होल ट्वाइस हो गया हमारा लेड हाइड्रोक्साइड और HCl अम्ल हो गया, ये भस्म और ये भस्म और ये अम्ल हो गया। जब इन दोनों ने अभिक्रिया किया तो क्या बना हमारा लवण और जल बना। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, Pb के साथ कितना है OH है, 2 है, यहाँ पर कितना हो गया हमारा 1 हो गया। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर OH का विस्थापन हुआ। अगर हाइड्रोजन के विस्थापन से जो लवण बनता है उसे हम अम्लीय लवण बोलते हैं और हाइड्रोक्साइड के विस्थापन से जो हमारा लवण बनता है उसे हम भास्मिक लवण कहते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा लवणों के घरेलू उपयोग। लवणों को हम किस प्रकार घर के उपयोगों में ला सकते हैं। तो पहला नंबर हो गया सोडियम क्लोराइड, जो कि चूँकि हम जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड हमारा लवण होता है। इसका उपयोग खाना बनाने में तथा अचारों के परिरक्षण एवं मांस मछली के संरक्षण में किया जाता है। अचार में भी आपने देखा होगा, अगर हमारे घरों में अचार बनता है तो उसमें हम नमक का इस्तेमाल करते हैं। नमक क्या हो गया हमारा, लवण हो गया। लवण का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अगर हम नमक डालेंगे अचार में तो अचार हमारा काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रहेगा, वो जल्दी ही खराब नहीं होगा। इसलिए घरेलू उपयोग में हमने देखा कि खाना बनाने में भी हम नमक का उपयोग करते हैं, अचारों के परिरक्षण में भी और मांस मछली के संरक्षण में भी हमने नमक का उपयोग किया। दूसरा हो गया घरेलू उपयोग में नमक लवण के सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट एक प्रकार का लवण है Na2CO3। इसका उपयोग कपड़ा साफ करने में हो गया, कांच बनाने में, कास्टिक सोडा तथा डिटर्जेंट फ्लूइड के निर्माण में किया जाता है। कपड़ा साफ करने में आप जो डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं ना, वो हमारा Na2CO3 से बना होता है। इस प्रकार तो चूँकि हम जानते हैं कि Na2CO3 हमारा लवण है, इसका उपयोग हमने कपड़ा साफ करने में किया। कपड़ा साफ करने क्या हो गया हमारा, घरेलू काम हो गया। तीसरा हो गया हमारा हिम तैयार करने में और चौथा हो गया साबुन बनाने में। इन सभी चीज़ों में हम लवण का उपयोग करते हैं। पांचवा हो गया हमारा फिटकिरी अर्थात पोटास एलम का उपयोग, जो कि एक हमारा लवण होता है, जल को शुद्ध करने में किया जाता है। जल को शुद्ध करने में किसका उपयोग किया जाता है, फिटकरी का उपयोग किया जाता है, जो कि एक प्रकार का हमारा लवण हो गया और ये हमारा एक प्रकार का घरेलू काम हो गया। 6 नंबर हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र होता है NaCO3 का उपयोग बेकिंग पाउडर के रूप में अर्थात खाने वाला सोडा के रूप में अर्थात तथा अग्निशामक यंत्रों और पेट की अम्लता को कम करने में किया जाता है। पेट की अम्लता को कम करने में का क्या मतलब होगा, पेट में जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग हम खाने में करते हैं। तो चूँकि हम जानते हैं कि सोडियम
बाइकार्बोनेट एक प्रकार का हमारा लवण होता है जो हमारे पेट को राहत पहुंचाता है। अगर आपको इसका विस्तार पूर्वक समझना है तो आप हमारे पिछले क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैंने विस्तार पूर्वक बताया है कि पेट की अम्लता किस कारण बढ़ जाती है तथा किस प्रकार हम उसे कम कर सकते हैं। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अब आते हैं हम आगे की ओर और जान लेते हैं लवणों का औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग। अभी हमने पढ़ा लवणों के घरेलू क्षेत्र में उपयोग। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लवणों के औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग, यानी कि उद्योगों में लवणों का उपयोग हम किस प्रकार करते हैं। पहला नंबर हो गया सोडियम कार्बोनेट लवण का उपयोग पेपर उद्योग में किया जाता है, या अर्थात पेपर बनाने में सोडियम कार्बोनेट को उपयोग में लिया जाता है। दूसरा हो गया हमारा कॉपर सल्फेट का उपयोग विद्युत लैंप, रंगाई एवं छपाई उद्योगों में किया जाता है। तीसरा हो गया हमारा अमोनियम क्लोराइड का उपयोग दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। तो दवाइयों के निर्माण में भी हमने क्या करा, लवण का उपयोग किया। चौथा हो गया हमारा पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग गंध पाउडर अर्थात बारूद बनाने में, जिसे दिवाली वाले में आपने बम पटाखे छोड़ेंगे, आतिशबाजी की चीज़ें भी बोल सकते हैं हम, बारूद बनाना या आतिशबाजी की चीज़ें बनाने में, कांच बनाने में, कांच उद्योग में, उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। तो स्टूडेंट आई होप आपको लवणों के उपयोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हो गया हमारा मैग्नीशियम सल्फेट के विलयन का उपयोग पेंट तथा साबुन उद्योग में किया जाता है, यानी कि पेंट तथा साबुन बनाने में मैग्नीशियम सल्फेट के विलयन को लिया जाता है। तो चूँकि हम जानते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट एक प्रकार का हमारा लवण होता है। अब हम आते हैं आगे की ओर और जान लेते हैं प्रस्वेद लवण किसे कहते हैं। प्रस्वेद लवण मीन्स क्या होता है। तो सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन को पढ़ते हैं। देखिए, कुछ लवणों में जल के लिए अत्यधिक प्रीति होती है, प्रीति यानी लगाव होता है, तथा इन लवणों को वायु में खुला छोड़ने पर यह वायु के जलवाष्प को अवशोषित कर पसीजने लगता है। प्रीति में मैंने बताया लगाव, यानी कि उसकी तरफ अट्रैक्टिव होना, आकर्षण होना। अगर हम इस प्रकार के लवण को वायु में छोड़ देंगे तो वायु में तो हम जानते हैं कि जलवाष्प भी होता है, धूल कण भी होता है। तो इसको किससे लगाव है, इसको तो लगाव है हमारे जल से। तो जलवाष्प हमारा क्या होता है, जल के द्वारा बनता है। तो ये जल को अवशोषित करने लगता है और पसीजने लगता है। इस प्रकार के लवण को हम प्रस्वेद लवण कहते हैं। एग्जाम्पल में अब हो गया अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड। अनाद्र यानी सूखा, अनाद्र यानी कि सूखा, सूखे हुए कैल्शियम क्लोराइड को आप छोड़ दीजिए वायु में, यह देखिएगा पसीजता है, क्योंकि यह वायु से जलवाष्प को अपनी तरफ खींचता है। अगर अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड छोड़िए, आपको ऐसे अगर प्रयोग करना है तो आप घर में पड़े नमक को ले लीजिए। नमक को भी अगर आप नमक को ले लीजिए, आप उसे खुले में छोड़ दीजिए, आप देखेंगे कि वो भी हमारा पसीजने लगता है। तो नमक भी क्या होता है, नमक भी हमारा प्रस्वेद लवण होता है, क्योंकि अगर हम उसे भी वायु में छोड़ देते हैं तो वो भी जल के लिए अत्यधिक प्रीति होता है तथा उसे अपनी तरफ खींचता है, आकर्षण होता है और वह पसीजने लगता है। आई होप स्टूडेंट आपको आज का हमारा यह क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा तथा लवणों से जुड़े सभी प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारा यह क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल को लाइक करना एंड कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हम सब्सक्राइब कर लें। आने वाले क्लास में हम बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन को लेकर आते रहेंगे तथा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी लेकर आते रहेंगे, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं हो। और हमारे वीडियो को दोस्तों तक भी शेयर करते रहिए ताकि सब पढ़े और सब आगे बढ़े। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।